जिस तरह से ये सारे बबल्स बाहर आना चाहते हैं ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी मेटल की सरफेस पर फैले हुए हैं, बाहर आना चाहते हैं। उन्हें बस एनर्जी की जरूरत है। चलिए देते हैं उसको एनर्जी और पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हमारे सामने आता है एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन। अब जैसे तुम हो, तुम अपने घर के बाहर तब तक नहीं निकलोगे जब तक क्या नहीं मिलेंगे भाई, पैसे। स्कूल जाना है तो कम से कम बस के पैसे तो चाहिए ना। तो मिनिमम घर के बाहर निकलने के लिए जैसे कुछ कुछ पैसे चाहिए ना जेब में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हो सकता है कि आप वो एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में दो। आपने मेटल को लिया, मेटल को गर्म कर दिया, उसको मिल गई हीट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, उसको आप कहोगे थर्मियोनिक इमिशन। अपन जानते हैं कि F इज इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पर फोर्स लगता है QE। अगर मैं एक मेटल लूं और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कितना लगेगा? QE फोर्स लगेगा। Q की जगह पे E आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। तो जितना आप ज्यादा फील्ड बढ़ाते जाओगे ये फोर्स बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम वो इलेक्ट्रॉन कहेगा टाटा बाय बाय, मैं निकल रहा हूं, तो वो निकल जाएगा बाहर। उसे अपन बोलते हैं फील्ड इमिशन। तीसरी कैटेगरी जो अपने पास आती है वो होती है फोटो इमिशन। फोटो मतलब कि लाइट। भाई तुम फोटो खींचते हो तो तुम्हें लाइट चाहिए ना, प्रॉपर एक्सपोजर। तो अगर अपन यहां पर बात करें तो फोटो इमिशन मतलब जब किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को अपन इंसिडेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि जो लाइट होती है उसके पास एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होगी। अगर आपने इतनी एनर्जी दे दी कि वो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ पा रहा है या निकल रहा है बाहर, जस्ट तो अपन फिर अलग डेफिनेशन बनाएंगे। मगर अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है लाइट के इंसिडेंट होने से, तो उसे अपन बोलेंगे फोटो एमिशन। इसके बाद अपने पास जो डेफिनेशंस बनती हैं वो सबसे पहली चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि बाकी दो चीजें तो सिलेबस में नहीं थी। थर्मियोनिक भी नहीं था, फील्ड इमिशन भी नहीं था। अब जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और हमको तो वो चीजें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में हैं और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आता रहता है ना कि इतना पढ़ने से हो जाएगा। अरे इतना पढ़ने से ही होगा, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है अपन को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो ये वो फिनोमेना है जब लाइट इंसिडेंट होगी, जैसे कि ये है। अगर लाइट इंसिडेंट हुई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की तो इलेक्ट्रॉन फक से बाहर भाग जाएगा। ये जो फिनोमेना है इसे ही अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी पे ध्यान रखना, हर फ्रीक्वेंसी पे बाहर नहीं आएगा। तुम्हें 1 रुपए देके बोल दिया जाए कि जाओ भाई डार्क चॉकलेट लेके आ जाना, गजब बेइज्जती है। तुम जाओगे क्या घर से? कहोगे यार मेरी नाक मत कटाओ यार आप लोग, 1 रुपए में कोई डार्क चॉकलेट आती है क्या? उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी बहुत शाना है। इलेक्ट्रॉन बोलता है सुनो, अगर मुझे उतनी एनर्जी मिली कि मैं बाहर निकल पाऊंगा तभी मैं बाहर निकलूंगा, नहीं तो तुम सोचो कि मैं तुम्हारी एनर्जी लेके बैठ जाऊं, मैं एनर्जी लेके नहीं बैठने वाला। अब ये वही चीज को डिपिक्ट कर रहा है। एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी आई, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, हमने बैटरी लगाई, ये लेनार्ड का सर्किट है। अपन इस पर चर्चा करेंगे मगर बाद में। अब ये हो गया अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, क्रिस्टल क्लियर हो गई दिमाग में। अब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशंस आती हैं अपने एग्जाम में, अपन उनको भी देखेंगे। अगर अपन देखें यहां पर तो अपने पास पहली डेफिनेशन बनती है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? तो जैसा मैंने तुमसे कहा कि भाई अगर एक हायर फ्रीक्वेंसी आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा निकलेगा निकलेगा, बट ठीक है, बट क्या कोई मिनिमम वैल्यू है क्या? हाँ, एक मिनिमम एनर्जी होगी जिस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलना जस्ट शुरू होगा। मतलब तुमसे पापा ने कहा ये लो 100 रुपए, तुम सोच रहे थे भाई 110, 120, 150, 200 कुछ तो मिल जाए ज्यादा, बट नहीं, पापा ने कहा सुनो इतने की आती है, इतने रुपए रखो और मुझे लाके दिखाना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को अगर आपने वो मिनिमम एनर्जी दी कि वो सरफेस से जस्ट बाहर आकर खड़ा हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो उस एनर्जी को अपन बोलेंगे वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। द वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस विद 0 काइनेटिक एनर्जी। मतलब जस्ट बाहर आया है।
इस समय अगर आपसे कोई कहे वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहता है क्या, तो हर मेटल के लिए फिक्स है। जैसे बाबा जी की फ्रीक्वेंसी जो बोल रहे हैं बाबा जी, वो थ्रोट की फ्रीक्वेंसी वोकल कॉर्ड की फिक्स है ना, तुम्हारी भी फिक्स है मगर अलग अलग है। उसी तरह से हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, फाई से। और क्योंकि प्लैंक साहब अपन को एक फॉर्मूला दे गए एच न्यू, तो अपने पास एनर्जी हो जाएगी एच न्यू। सो वर्क फंक्शन इज बेसिकली इक्वल टू एच न्यू। अब यहां पर एक चीज गौर करो, जब आप एनर्जी निकाल रहे हो, मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए जरूरी है, उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक फ्रीक्वेंसी भी है, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, तो इस फ्रीक्वेंसी को अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जैसे एनर्जी मिनिमम थी ना, वैसे ही फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑफ रेडिएशन दैट विल produce a photoelectric effect or that will eject an electron from the surface of metal with zero kinetic energy। देखो मैं बार बार जीरो काइनेटिक एनर्जी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जस्ट बाहर निकालने के लिए चाहिए अपन को, तो उसे अपन कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी जैसे वर्क फंक्शन फिक्स है ना मेटल के लिए, उसी तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, मगर अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी आई तो भैया इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, अगर इससे ज्यादा आई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा विद सम काइनेटिक एनर्जी, भागेगा। तुम्हें पापा ने दे दिया 1000 रुपए और बोला जाओ बेटा 100 रुपए की कोई चीज लेकर आओ, 900 रुपए एक्स्ट्रा मिले, भाई तू घर जाने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने वाला। अब तो अपन घूमने जाएंगे ना मार्केट। बस वैसे ही कहानी हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, कितनी एनर्जी मिली, थ्रेशोल्ड से ज्यादा, ऐसी फ्रीक्वेंसी हुई जो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो वो अब भागेगा। मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो यहां पर जैसे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला था एच न्यू नॉट, न्यू नॉट से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, न्यू से भी कर सकते हो, बस वहां लिख देना जनरली न्यू नॉट। सो न्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई अपॉन एच। मतलब कि सिंपली इस एच को नीचे ले जाओ, तुम्हारे पास न्यू नॉट की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। चलिए बढ़ जाते हैं अपन आगे। यहां पर एक टर्म और आता है अपने पास, और उस टर्म को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी के या एनर्जी के फॉर्मूले को देखो तो E इज इक्वल टू एच न्यू। अब अपन लोग फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, C बाय लैम्डा। ये अपने पास बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर C बाय लैम्डा अपने पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, तो अपने पास मिनिमम एनर्जी जो थी जिसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे थे, तो यहां पर अगर आप देखो एनर्जी मिनिमम है hc बाय लैम्डा, लैम्डा चला गया उधर, एनर्जी हो गई मिनिमम। अब अगर डिवाइड में मिनिमम है तो 1 अपॉन मिनिमम यानी क्या, मैक्सिमम। तो भैया फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम थी, मगर जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन दो तो वर्ड वहां पर क्या आएगा, द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ या फिर द मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। फ्रीक्वेंसी मिनिमम थी, मगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टे होते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम। ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, मगर इससे ज्यादा वेवलेंथ पर बाहर नहीं आएगा। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो क्या 5500 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 4500 पे बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। तो ये हमारे पास 3 बेसिक डेफिनेशंस हुई। अब अपन लोग जिस मॉडल की तरफ बढ़ने वाले हैं वो मॉडल है सर लेनार्ड का। लेनार्ड साहब ने नाजी की जो फौज थी उसमें, मतलब नाजी की साइड वाले थे, जर्मन थे, और उस साइड पर इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। ये एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइनर थे, बहुत बढ़िया डिज़ाइन करते थे इंस्ट्रूमेंट, और उसी बेसिस पर इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था, और उस सेटअप के बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक की चुम्मेश्वरी डिस्कवरीज करी, और उन डिस्कवरीज की वजह से आज भी हम कई चीज़ें इनकी वजह से देख पा रहे हैं। ऑल्दो आइंस्टीन साहब ने उनकी चीज़ों को लूटने की कोशिश करी, कई चीज़ों को अपना नाम भी दिया, और इनके बीच बहुत सारी लड़ाई भी हुई, मगर फिर भी लेनार्ड साहब ही थे। तो लेनार्ड साहब ने अपने जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाया उसमें क्या था, उनके पास था एक यहाँ पर कैथोड, उनके पास था एक एनोड। उन्होंने यहाँ पर एक कॉर्क की विंडो बना रखी थी, यहाँ से वो लाइट को इंसिडेंट करा रहे थे। जैसे वो लाइट को इंसिडेंट करा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ल्यूमिनेसेंस दिखा उन्हें, मतलब कि यहाँ पर कुछ निकल रहे होंगे पार्टिकल, तो ये इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से सरफेस से निकले, और क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने ऑब्जर्व किया व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट इट मे कॉज द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल।
लेनार्ड साहब ने यह भी चीज ऑब्जर्व करी कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो तब निकले जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर गई, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब लेनार्ड साहब का सेटअप बिल्कुल सिंपल है। ये कैथोड है, ये एनोड है, इसको अपन पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, ऑल्दो कनेक्शंस चेंज कर सकते हैं। और इतने भयंकर सर्किट की टेंशन मत लेना, सिंपली यहां पर नेगेटिव लगा देना, यहां पर पॉजिटिव लगा देना, तो भी तुम्हारा काम हो गया। यहां पर एक मिलीएमीटर लगा देते हैं और एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज। मिलीएमीटर क्या मेजर करता है? करंट। चाहो तो ऐसा सर्किट बनाओ, नहीं बनाना है बिल्कुल मत बनाओ, सिंपली इसको नेगेटिव से, इसको पॉजिटिव से, और एक बीच में मिलीएमीटर लगा दो जो कि करंट को मेजर करेगा। अब ये तो हुआ लेनार्ड साहब का सेटअप। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने ना लाइट, आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बदली, इन्होंने आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बदली, इन्होंने यहां पर जो अपने पास नेगेटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है एनोड का, उसको बदला, उसके बाद उसको नेगेटिव करके देखा। इन सारी चीजों को उन्होंने करके देखा और इन सब के कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले। अब सबसे पहली चीज आई इनके एक्सपेरिमेंट में जो अपने पास, वो थी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। तो उन्होंने ये देखा इंटेंसिटी का मतलब क्या। अब सपोज करो मैं आपसे पूछूं, देखो तुम्हें पता है, अगर मैं तुमसे कहूं मेरा हाथ कंटिन्यूअसली मेरे गाल पर ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक स्टेप ये हो गई, ठीक है, एक ऐसा है, किस केस में इंटेंसिटी ज्यादा थी? दूसरे केस में। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ बहुत तेजी के साथ आ रहा था ना। उसी तरह से जो फोटॉन्स आते हैं लाइट से, लाइट के जो फोटॉन्स आ रहे हैं, सोर्स से जो फोटॉन्स आ रहे हैं, वो फोटॉन्स पर सेकेंड कितने आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास एक सरफेस है और एक सोर्स से आपके पास 2 फोटॉन्स पर सेकेंड आ रहे हैं यूनिट एरिया पे, और एक सोर्स से आपके पास 4 फोटॉन्स आ रहे हैं यूनिट एरिया पे पर सेकेंड, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? इसकी। सो इंटेंसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। मतलब कि यूनिट एरिया पे कितने फोटॉन्स हर सेकेंड इंसिडेंट हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी। और जैसे कि कई लोग यहां पर क्या है, जब स्नैपचैट पे, इंस्टा पे एक के बाद दूसरे से बात कर रहे होते हैं, दूसरे के बाद तीसरे से बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ईमानदार है, ये फोटोन बहुत ईमानदार है, ये इतना ईमानदार बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है कि एक बार में एक, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा की पॉलिसी वो रखता नहीं। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पॉलिसी है इसकी। जैसे ही एक फोटोन यहां पर आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, दैट्स इट, खत्म। बटने का कोई काम नहीं है और किसी और के पास जाने का भी कोई काम नहीं है। अब तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो फोटोन के नंबर ज्यादा हुए, फोटोन के नंबर ज्यादा हुए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज ज्यादा हो जाएगा, चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो करंट अपने आप ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाई तुमने तो फोटो करंट बढ़ेगा, कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इंटेंसिटी वर्सेस करंट का, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। फिर से इंटेंसिटी बढ़ी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड बढ़े, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, ईमानदार। अगर एक फोटोन आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, चार्ज के बाहर आने का रेट बढ़ गया। जितने ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा तेजी से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो करंट। इंटेंसिटी बढ़ाओ करंट बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ऑब्जर्वेशन किसकी थी? यह ऑब्जर्वेशन थी लेनार्ड की। सबसे पहला इफेक्ट था इंटेंसिटी का। अब अपने पास आता है इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल, और फिर अपन ग्राफ भी बनाएंगे। तो हुआ क्या, लेनार्ड साहब का जो सेटअप था, उस सेटअप में उन्होंने यहां पर एनोड, ये जो एनोड है आपके पास, इस एनोड का उन्होंने पोटेंशियल बढ़ाया। उन्होंने क्या करा, यहां का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया। अब ये मैंने डिटेल्ड वाले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, आज भी देता हूं। यहां पर क्या हुआ, यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। अगर आपने बाहर से कोई वोल्टेज भी नहीं लगाया, सिंपली सर्किट को क्लोज कर दिया, तब भी आपको कुछ ना कुछ करंट तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि असेंबली के बाद 100 में से एक बच्चा तो ऐसा होगा जो सीधे क्लास में जाके बैठेगा। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कोई फील्ड नहीं है, तब भी 2-4 इलेक्ट्रॉन तो एनोड तक पहुंच जाएंगे। अगर 2-4 भी पहुंच जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो होगा। मतलब कि आप अगर इस एक्सिस पर अपना एनोड का पोटेंशियल ले रहे हैं,
एनोड पोटेंशियल। तो एनोड पोटेंशियल जब जीरो है, मतलब कि आपने यहां पर कुछ भी नहीं लगाया, कोई फील्ड नहीं लगाई है, तब भी कुछ ना कुछ फोटो करंट था। अब आपने एनोड पोटेंशियल बढ़ा दिया, मतलब तुम असेंबली से निकले और तुम्हारे प्रिंसिपल ने कहा तुम सारे के सारे टीचर्स बीच में खड़े हो जाओ, यहां से जितने भी बच्चे निकले कोई भी इधर उधर जाना नहीं चाहिए। फिर भी 2-4 टीचर इधर उधर खड़े हो गए। अब हुआ क्या, जब वो सारे के सारे खड़े हुए तो अब यहां पर तुमने पॉजिटिव बढ़ाया, टीचर खड़े हुए मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया। अब जब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आओ इलेक्ट्रॉन इधर, चलो सीधे क्लास के अंदर, कोई इधर उधर जाता हुआ नहीं दिखना चाहिए। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहां पहुंचेंगे वो बढ़ेंगे। तो देखो गौर से, ये आपका फोटो करंट बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। अब भाई आपके टीचर इतने स्ट्रिक्ट हो गए, डंडे वंडे लेके, वो 1960 वाले टीचर, आज वाले तो अपने टाइप होते, बट पहले वाले जो थे वो 1960 वाले, मतलब कि बिल्कुल मूंछ पे ताव, हाथ में डंडा, और उसके बाद आपकी टुई पे दे बत्ती बढ़ावड़ बढ़ावड़, भागो भागो सीधे क्लास से, सीधे चलो चलो सीधे क्लास में। तो असेंबली के बाद आपने अब इतने ज्यादा पोटेंशियल लगा दिया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जा रहा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो जो करंट है वो मैक्सिमम हो चुका है। अब तुम अगर इसका पोटेंशियल बढ़ाओगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करंट जो है अब क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, और इसे अपन बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अभी इस हाफ पे तो मैं आया ही नहीं हूं, अभी मैंने यहां की तो बात ही नहीं करी, अभी मैंने एनोड को पॉजिटिव ही रखा है, एनोड को नेगेटिव कर ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। कब करूंगा, थोड़ी देर के बाद करूंगा, तब मैं जब फ्रीक्वेंसी पर तुमसे बहुत सारी बातें कर लूंगा, या थोड़ी सी बात यहां कर लेता हूं। चलो सुनो, अगर आपने यहां पर नेगेटिव किया इस जोन में, तो ये तो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, बिल्कुल करेगा रिपेल। अब जब ये रिपेल करेगा तो हुआ क्या, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। अब ये रिपेल कर रहा है, और हम लोगों को एक वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q डेल्टा V। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू क्यू वी। अब ये जो आपने V लगाया है ये इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये बोल रहा है रिपेल कर रहा हूं, मैं तुझे रिपेल कर रहा हूं। मगर इलेक्ट्रॉन के पास अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो क्या ये रोक पाएगा? ना ना ना, ये ना रोक पाएगा। अगर ये रोक नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेगा तो कुछ ना कुछ करंट मिलता रहेगा, मगर करंट पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आपने नेगेटिव में एनोड का पोटेंशियल और बढ़ाया तो करंट और कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आपने इतना V बढ़ा दिया, नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे इतना बढ़ा दिया कि ये जो Q डेल्टा V है, Q की जगह पर इलेक्ट्रॉन का E हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और जब वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो अब वो इलेक्ट्रॉन के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी इधर आने के लिए, उतनी एनर्जी के साथ ये इसको रोक रहा है। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच नहीं पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जिस टाइम पर यह करंट जीरो होगा उसे पोटेंशियल को अपन क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। आया समझ में? तो दूसरा क्या निकल के आया तुम्हारे पास? इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल। पॉजिटिव में बढ़ाओगे करंट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उसी इंटेंसिटी पे, उसी फ्रीक्वेंसी पे बढ़ता चला जाएगा। कब? जब पूरे इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे तो उस करंट को बोलने लगेंगे सैचुरेशन करंट। अपोजिट में बढ़ाया, नेगेटिव में बढ़ाया तो ये अपोज करेगा, अपोज करेगा तो अब भी अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तो कुछ पहुंचेंगे, करंट कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से यहां से आ रहे थे और ये जो हमने QV इधर लगाया, दोनों के दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो फिर यहां पे करंट क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस समय जो पोटेंशियल होगा ना यहां पे, उसे बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताओ भाई, मजा आया? बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा उसको मजा। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को देखो तो अपने पास आता है E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए बाहर निकालने के लिए, वो तो हो गई उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया तो क्या होगा? एनर्जी और बढ़ेगी। अब इस दुनिया की एनर्जी तो कंजर्व है, ये मेरे पास एक मेटल है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है।
अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो वर्क फंक्शन तो नहीं बदल रहा, तो बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रॉन के पास आएगी। पापा ने दे दिए 2000 रुपये, सामान आना था 500 रुपये का, 1500 रुपये तुम्हारे हैं, तुम घूमोगे। पापा ने 2000 की जगह पर तुमको 4000 रुपये दे दिए, 4000 दे दिए, सामान 500 का ही आना है, तो तुम्हारे पास 3500 है और इंजॉय करोगे। पापा ने 10,000 दे दिए, तुमने 500 का सामान लिया, 9500 का नया मोबाइल लेकर आ गए। मतलब अब तुम कहना चाह रहे हो बाबा जी कंट्रोल करो, हमसे ना हो पाएगा अब ये, इतना हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि हमारे को इतने पैसे मिल रहे हैं। बट ठीक है, जो भी है, मतलब ऐसे ही कुछ है। तो यहां पर जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक के फॉर्म में जा रही थी, ठीक है। सो अगर इंटेंसिटी को फिक्स रखें तो आप देखो, जब आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, एनोड का पोटेंशियल, अगर आप एनोड का पोटेंशियल बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा और एक टाइम पर आकर कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपने क्या करा है, आप किस पर कमेंट करना चाह रहे हो? आप ये देखना चाह रहे हो कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे क्या पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, हम लोगों ने जब अपोजिट डायरेक्शन में लगाया था तो हुआ ये था कि धीरे धीरे अपने जो इलेक्ट्रॉन थे जो यहां पहुंच रहे थे वो कम होने लगे थे और एक टाइम पर आकर हमारे जो फोटो करंट था वो जीरो हो गया था। अब इस पॉइंट पर आप क्या सीखे थे? आप ये सीखे थे कि जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं और जिससे अपन लोग ईवी से रिपेल कर रहे हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हो गए थे। इसीलिए अपन ने कहा था यहां जो काइनेटिक एनर्जी और यहां जो ईवी है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसी पोटेंशियल को बोल रहे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या वर्क फंक्शन बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा तो क्या चीज बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया आपने। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो आपको क्या बढ़ाना पड़ जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा था कितने फोटोन आ रहे हैं, और फोटोन कितने आ रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी किसकी पार्टी का? सैचुरेशन करंट की पार्टी का। और अगर फ्रीक्वेंसी किसकी पार्टी का? काइनेटिक एनर्जी की पार्टी का। स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी अगर आपने बढ़ाई, मान लेते हैं कि मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इंटेंसिटी को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा, इंटेंसिटी को नहीं बदल रहा, तो सैचुरेशन करंट तो नहीं बदलाएगा। मगर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो आपको इसको जीरो करने के लिए और पीछे तक जाना पड़ेगा और वोल्टेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो आपको उसके लिए ईवी को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, इंटेंसिटी सेम है, तो सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दूसरा कंक्लूजन था हमारे पास, किसका? बल्कि तीसरा बोल सकता हूं, किसका? लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट का। इसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमने अभी बात कर ली, क्या बात की हमने कि स्टॉपिंग पोटेंशियल रिफर्स टू द वोल्टेज डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मूविंग बिटवीन द प्लेट्स। इतनी एनर्जी हो जाए कि यहां से जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे थे ईवी उसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए एनर्जी की बात हो रही है और एनर्जी फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई चीज है। नंबर ऑफ फोटोन, सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। मगर अगर आपसे कोई कहे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो अब अपन आगे की बात करते हैं। ये मेरे पास एक ग्राफ है, जिस ग्राफ में मैंने फ्रीक्वेंसी सेम ली है मगर मैं इंटेंसिटी बदल रहा हूं। तो अगर आप यहां पर गौर से देखो तो इस केस में अपने पास क्या आ रहा है, आपने फ्रीक्वेंसी सेम ली तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। मगर अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाते चले गए तो होगा क्या, जीरो वाले जब आपका वोल्टेज था तो उस समय करंट की कुछ वैल्यू थी, मगर इंटेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो सैचुरेशन करंट भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी? I3 की, उससे कम I2 की, सबसे कम I1 की। जैसे जैसे इंटेंसिटी कम होगी सैचुरेशन करंट भी कम होने लग जाएगा। दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, और इस सिंपल से लॉजिक को दिमाग में अच्छे से बैठा लो। ग्राफ ऐसा ही बनना है,
फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फाइनली हम लोगों ने जो इतनी चीजें अभी तक पढ़ी हैं, इन सब चीजों को अगर अपन कंक्लूड करें तो वो चीजें आती हैं हमारे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्योंकि अभी तो अपन को इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं, बट अभी मैं तुमको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी से स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से सैचुरेशन करंट। इंटेंसिटी करंट की पार्टी का है, फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की पार्टी का है। बिल्कुल दोनों पार्टीज को अलग रखना। अब आते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। लॉज में क्या था हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले की गई कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और यह कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हो गया आपका लॉ नंबर 1। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी जो इंटेंसिटी है, जो फोटो सैचुरेशन करंट है, वो सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तीसरा पॉइंट, अगर अपन देखें तो हमसे यह कहा गया था कि जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगी, थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बट ऐसा नहीं होता। जैसे ही लाइट आती है विदिन 10⁻⁻⁹ सेकेंड इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाता है, यानी इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फिर से वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट इज हमारे पास जो इमिशन है उस पर करंट पर क्या चीज, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी का इंडिपेंडेंट। काइनेटिक एनर्जी पर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, इंटेंसिटी डिपेंडेंट नहीं। मैंने सारी चीजों को बार बार इसलिए बोला है ताकि ये तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। नोट्स नीचे दिए हुए हैं, बेहतरीन तरीके से उनको डाउनलोड कर लीजिए। आपकी नैया इससे ही पार लग जाएगी। जो पढ़ाया है वही पेपर में आएगा, इसके अलावा कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। बस इतना पेपर में याद रखना। तो लाइक करो, शेयर करो, सारी जगहों पर फैलाओ, चाहे वो टेलीग्राम का चैनल हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो तुम्हारे, चाहे तुम्हारा इंस्टा हो, चाहे तुम्हारी फेसबुक हो। सबको बताओ कि भैया टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा जी सामने खड़े हैं, बस पढ़ते जाना है। एक वीडियो आता है 8 बजे और हमारी नैया फिजिक्स की पार लगवा के चला जाता है। टाइम आ चुका है आइंस्टीन साहब की इक्वेशन का, जहां से एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइंस्टीन साहब ने प्लैंक साहब के जो रिवॉल्यूशनरी आइडिया था लाइट एज अ पार्टिकल, उस आइडिया की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया था। हमारे प्लैंक साहब ने हमको फॉर्मूला दिया था E = h², जहां पर h उनके ऑनर में अपन ने कहा था प्लैंक कांस्टेंट और न्यू होती थी फ्रीक्वेंसी। एक फॉर्मूला जो हद से ज्यादा अपन यूज करने वाले हैं वो है E = h², प्लैंक का फॉर्मूला है, याद रखना, जहां पर न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। एक फॉर्मूला और जो अपन को जरूरत पड़ेगी, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज इस चीज को अपने नोट्स में मेंशन कर लो, और वो है कि अगर मैं देखूं स्पीड ऑफ लाइट = वेवलेंथ × फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा c/λ। अगर आप यहां पर रख देते हो तो आपकी एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा hc/λ। अब अपन टाइम आ चुका है कि अपन अब आइंस्टीन की एक्चुअल इक्वेशन की तरफ भागे, और अपने पास आइंस्टीन की जो एक्चुअल इक्वेशन थी वो बहुत सिंपल थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तो बात कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि हमको खरीदना है 100 रुपए की चीज और पापा ने दे दी है मुझको 1000 रुपीज, तो 900 रुपीज का मैं करने वाला क्या हूं। ऑल्दो मतलब ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, इसको अपने पापा को ना सुनाएं और ना ही इस चीज को ये सोचें कि आपकी जिंदगी में ऐसा होगा नहीं। बट मान लेते हैं कि पापा ने आपको 1000 रुपीज दिए, 100 रुपए आपका काम था, 900 रुपीज का आप क्या करने वाले हो। 900 रुपीज में आप घूमोगे, खर्च करोगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करोगे। इलेक्ट्रॉन ने भी ऐसे ही कुछ किया। इलेक्ट्रॉन ने कहा कि यार यहां से अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये जो एनर्जी है, अगर ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हुई, वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए तो वर्क फंक्शन चाहिए अपन को। बट इसके बाद जो बची हुई एनर्जी है उसका क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, तो बची हुई एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन भागेगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, और ये जो निकल रहे हैं इनके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप पिक्चराइज करो, मतलब आंख बंद करो और इसको पिक्चर बनाने की कोशिश करो कि एनर्जी आई, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकाला, उसके बाद की एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी को लेके भाग गया, तो आपकी इक्वेशन ऑटोमेटिकली आ गई
इनपुट था E, आउटपुट है फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आइंस्टीन साहब ने लगाया और यहां पर उन्होंने अपनी एक सुंदर सी इक्वेशन निकाल कर दे दी कि इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अब यहां पर वर्ड मैक्सिमम क्यों यूज होता है, यह भी एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। उसका रीजन ये है कि एक्चुअली में जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है वो तो उतनी वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लेके बाहर आ जाएंगे, मगर जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर है उसके लिए आपको थोड़ी सी तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना वर्क फंक्शन के कंपैरिजन में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए यहां पर यह मैक्सिमम वर्ड यूज किया जा सकता है कि यहां पर मैक्सिमम ये काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल नहीं है। इससे कम हो सकती है मगर इससे ज्यादा नहीं होगी। मतलब वही यार 100 रुपए खर्च किए 900, अब तुम 900 से ज्यादा क्या, किसी दोस्त ने तुम्हारे 50 रुपए चुरा लिए तो भी 850 रुपीज ही होंगे ना, मतलब मैक्सिमम 900 हो सकता है। इसीलिए यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी में अपन लिख रहे हैं ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। बहुत आसानी के साथ इक्वेशन मुझे समझ में आ गई। एक बार आपको इक्वेशन समझ में आ गई तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा, अब आपसे कुछ ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जैसे वो आपसे कहेगा काइनेटिक एनर्जी निकाल कर लाओ। वो आपसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो किस वेलोसिटी के साथ निकल रहा है, वो बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। इन सारी चीजों को अपन एक ही स्लाइड के अंदर समझ जाएंगे। अब अपन यहां पर देखें तो E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी चाहिए अपन को, या फिर अपन देखें कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अपने पास न्यू थी तो इंसिडेंट एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास h न्यू। अब वर्क फंक्शन को देखें तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, अगर आपने पुराना वीडियो देखा है और देखा है तो कमेंट सेक्शन में बोलो कि हाँ बाबा जी समझ में आ रहा है। h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस h न्यू नॉट को इधर ले जाओ तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी h न्यू माइनस h न्यू नॉट। H को आपने ले लिया कॉमन तो यह आ जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी आ गया H न्यू माइनस न्यू नॉट। यह आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब अगर अपन देखें तो मुझसे कहा गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल कर लाओ। अरे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आंख बंद करके कोई रात को मार के भी उठाए ना और बोले काइनेटिक एनर्जी तो साइंस वाला बोलेगा हाफ mv²। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो बस ध्यान रखो, तुम्हें कुछ नया नहीं बता रहे तुम्हारे बाबा जी, जो तुम्हें पता है वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे लोग बोलते हैं हम बता रहे हैं, तुम्हें पता है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि तुम्हें पता है। अगर यहां पर देखें अपन तो काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया हाफ mv², h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये 2 चला गया अपना यहां पर और ये m आ गया डिवाइड में तो ये हो गया √2h/m न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आ गई अपने पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बाबा जी, ये बात भी समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप तुमसे वो बोलेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल कर लाओ। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने को तुमसे कहें तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, हमने ये कहा था कि हमारा जो एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल है जब वो इतना हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को रोक दे, उस समय जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल को अपन बोल रहे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। प्रीवियस वीडियो में अपन ने ये देखा था कि ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के कारण जो अपनी एनर्जी है EV QV, याद है Q की जगह पर E क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और V को लिख दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्योंकि इस पर फिर फोटो करंट 0 हो जाता है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² ना लिखकर यहां लिख दूंगा EV। जैसे ही मैं यहां पर लिखूंगा EVS तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा H/E न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये फॉर्मूला हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का अच्छा फॉर्मूला है, काम का फॉर्मूला है। और दूसरा अपने पास हो गया काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी H न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो √2h/m न्यू माइनस न्यू नॉट, दैट्स इट। इससे ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास आता है ये सारे के सारे फॉर्मूले। अब लोग कहेंगे ये फॉर्मूला लो, ये फॉर्मूला लो, मैं कहता हूं भाड़ में जाए वो सब, सोचना ही मत। अगर तुमसे कोई कहे कि यार फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ गया, वेवलेंथ के टर्म्स में मुझे बताओ, तो यार अपन ने इसीलिए इसी दिन के लिए तो ये बूटी ली थी कि फ्रीक्वेंसी को अपन c/λ से रिप्लेस कर सकते हैं। अब जितने भी फॉर्मूले थे तुम्हारे पास उन सब में फ्रीक्वेंसी की जगह पे लिख दो c/λ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप देखो यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा h न्यू, न्यू की जगह पर रख दिया c/λ, न्यू नॉट की जगह पे क्या रख दिया c/λ नॉट।
स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना था, क्या था अपने पास फॉर्मूला, H अपॉन ई, न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू की जगह पर क्या रख दो आप, C बाय लैम्डा, न्यू नॉट की जगह पर, क्योंकि यह जो फ्रीक्वेंसी थी वो थ्रेशोल्ड थी, तो ये अपने पास वेवलेंथ भी थ्रेशोल्ड होगी ना, C बाय लैम्डा नॉट। दैट्स इट, कहानी खत्म। चाहो तो C को कॉमन ले लो, आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला निकाला था 2h बाय m इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू की जगह लिख दिया C बाय लैम्डा, न्यू नॉट की जगह लिख दिया C बाय लैम्डा नॉट, कहानी खत्म। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला ये निकल के आ गया आपके पास, H बाय ई, C बाय लैम्डा माइनस C बाय लैम्डा नॉट। सो अगर अल्टीमेटली आपको सारे के सारे फॉर्मूले वेवलेंथ के टर्म्स में करने हो तो इसको याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर तुम बोल रहे हो याद करने की जरूरत है तो तुम बाबा जी से कुछ नहीं सीखे। और अगर तुम्हें मजा आ गया, सिर्फ एक इक्वेशन बताई है मैंने तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, बस इतना कर दो तो काम हो गया। और ये भी याद नहीं हो रहा तो इतना देखो, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, बस इतना सा था। और फ्रीक्वेंसी की जगह पर बस इतना सा था, और एनर्जी की जगह पे एच न्यू रख दो, आपकी इक्वेशंस तैयार हो जाएंगी। बताओ मजा आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बता देना। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं ग्राफ, और ग्राफ तो बिना बाबा जी की बूटी के होने वाले नहीं है, तो अब अपन उसके लिए बूटी ले लेते हैं। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। अगर कोई आपसे कहे, और ये मेरे प्यारे बायो वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए तो शायद ब्रेड एंड बटर हो, शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हें अगर चीजें याद होंगी तभी तो ये ब्रेड एंड बटर होगा, और याद नहीं होंगी तो ये ब्रेड एंड बटर नहीं होगा। तो इसीलिए तुम सबके लिए, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इस केस में अगर ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, दोनों की पावर 1 है, तो ये बनता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ एक इक्वेशन बता रहा हूं आपको, एक इक्वेशन, इसके बाद के जितने भी मैं आपको ग्राफ दिखाने वाला हूं, मैं आपको 4 कैटेगरीज दिखाऊंगा, 4 के पैरेलल और दिखाऊंगा, मतलब 8 ग्राफ दिखाने वाला हूं। मगर ये 8 ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, और वो है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये अगर दोनों पावर 1 है तो अपना ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। ये चीज कहलाती है इंटरसेप्ट, मतलब कि अगर ये नेगेटिव है तो अपना ग्राफ स्टार्ट होगा नीचे, y एक्सिस में नेगेटिव, x की जगह 0 रखो तो क्या मिलेगा, y माइनस सी, मतलब नीचे से। और क्योंकि ये जो है अपने पास m, ये कहलाता है स्लोप। स्लोप मतलब कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, और ये स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब ऊपर जाएगा, नेगेटिव होता तो नीचे जाता, मगर अभी तो सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव है, जो भी x के साथ है वो स्लोप है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अपने पास इस तरह से निकल गया, y और x के बीच का ग्राफ तैयार हो गया, और m आ गई इसकी अपने पास स्लोप। दैट्स इट, कहानी खत्म। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन से कंपेयर करना है आगे जाकर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा। सारे ग्राफ आंख बंद करके ये बनाना है। सिर्फ बदलना तुमको एक ही चीज है, और वो है स्लोप। सिर्फ स्लोप बदलना है, कुछ मत करना, सिर्फ यही का यही ग्राफ तुमको चिपका देना है, आंसर सामने आएगा। देखो कैसे, बताओ एग्जाम्पल। अपन समझाने में तो अपन एक्सपर्ट है नहीं, अब इसी चैप्टर को कितने टाइम ले रहे होंगे कई लोग, अपन ने कहा इतनी जरूरत ही नहीं है। और फिर बोलेंगे कि डिटेल पढ़ना हो तो कहीं और जाओ, बाबा जी के पास आपको अगर शॉर्ट में पढ़ना हो तो आओ। भैया शॉर्ट में डिटेल पढ़ना हो तो बाबा जी के पास आओ, क्योंकि अपने पास ना वो नहीं है कि खड़े हो गए हैं, आओ ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, वो वाला नाटक नहीं है अपने पास। क्रिस्प कंटेंट चाहिए, नहीं तो लाइव आओ, 3 घंटे तक लाइव आओ, 1 मिनट के लिए कोई आएगा, 2 मिनट के लिए कोई आएगा, व्यूज तो बढ़ जाएंगे। व्यूज बढ़ाना नहीं है, अपन को सिखाना है। तो यहां पर समझो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। आप चाहो तो वर्क फंक्शन, ये तो कांस्टेंट होता है हर मेटल के लिए, तो रहने दो कांस्टेंट। आप बदलो किसको, इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एच न्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में माइनस 5 और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब जो मैंने अभी सिखाया था तुमको, ये कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। आपके पास एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाई एक्सिस पर है। अगर फ्रीक्वेंसी को देखो तो ये कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। अगर आप ये देखो तो ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ये नेगेटिव है। और ये जो x के साथ आता है इसको बोलते हैं स्लोप। तो ये अपने पास स्लोप हो गई h, और ये आ गया माइनस का साइन,
और ये आ गया इक्वल टू, मतलब ये इक्वेशन जो है ये मैच कर रही है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से। ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का वर्क फंक्शन, और ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है इसीलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसकी स्लोप कितनी आएगी, तो आप अगर कंपेयर करो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम वहां बोल रहे होगे 101% सीट से उचक रहे होगे कि यार ये चीज समझ में कैसे आ गई इतनी आसानी से। ये आपके पास एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी थी, जो उसके साथ था वो उसकी स्लोप कहलाएगी, यानी यहां पर स्लोप हो गई प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर तुमने मुझसे पहले आंसर निकाल लिया तो मेरी तरफ से अपनी पीठ थपथपा लेना। और ये अपने पास स्लोप आ गई एच। अब अगर अपन आगे देखें, मुझसे ये नहीं कहा जाएगा, मुझसे ये कहा जाएगा कि एक मेटल के लिए नहीं, मुझे ना ऐसे दो मेटल के लिए बनाकर दिखाओ। आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा इनमें से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो भैया वर्क फंक्शन मतलब कि आपको यह देखना है कि किसका इंटरसेप्ट ज्यादा है। नेगेटिव पे मत जाना। वर्क फंक्शन यहां पर इक्वेशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव आ रहा है, बट फाई आपका वर्क फंक्शन होता है। तो यहां पर कौन ज्यादा नीचे आ रहा है, फाई 2, मतलब मेटल 2 का वर्क फंक्शन ज्यादा है, मेटल 1 का वर्क फंक्शन कम है। अब आप कहोगे ये पैरेलल लाइन कैसे बन गई, तो स्लोप है प्लैंक्स कांस्टेंट। आपसे कहा जाएगा कि जब आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हो तो आपकी जो स्लोप है हर बार स्लोप सेम क्यों होती है, क्योंकि इस ग्राफ की स्लोप होती है प्लैंक कांस्टेंट, जो कि इस दुनिया में कभी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए आप 50 मेटल के लिए बनाओ, एक मेटल के लिए और बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा, एक मेटल के लिए और बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा। जिसके लिए इंटरसेप्ट ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा। जिसके लिए इंटरसेप्ट कम उसके लिए वर्क फंक्शन कम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कम। अब आते हैं अपन किसकी तरफ। ये जो कहानी अपन ने समझी, ये कहानी थी अपने पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की। अब जो मैं तुमको लेके जा रहा हूं वो ग्राफ होगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ। अगेन आपको इक्वेशन ऑफ 1/λ के साथ चाहिए, तो फिर से वही इक्वेशन लिख रहा हूं तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ताकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी को तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन को वर्क फंक्शन ही रहने दो, काइनेटिक एनर्जी हो गई। मगर मुझे तो 1/λ के साथ बनाना था, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा फ्रीक्वेंसी को लिख दूंगा c/λ। यही बूटी दी थी बाबा ने तुमको। अगर यहां रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ जाएगा hc/λ माइनस फाई। अब आप देखो गौर से, यहां पर 1/λ आपके एक्स एक्सिस पर है, हटाओ अलग, ये हो गया एक्स। काइनेटिक एनर्जी आपका वाई एक्सिस पर है, बिल्कुल हटाओ अलग। इसके अलावा h/λ जो है, h इंटू सी जो है, अगर मैं यहां पर देखूं तो h इंटू सी जो है ये मेरा कांस्टेंट है। अगर मैं यहां पर h इंटू सी को देखने की कोशिश करूं तो 1/λ अपने कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। काइनेटिक एनर्जी अपने कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। 1/λ को भूल जाओ, h इंटू सी एक कांस्टेंट है, ये हो गया आपका स्लोप। और इंटरसेप्ट हो गया आपका माइनस का फाई, मतलब कि आपकी स्लोप आ गई एच सी। एच इंटू सी इसकी स्लोप है, इंटरसेप्ट है अपने पास फाई, वही ग्राफ है, ये भी कांस्टेंट है एच इंटू सी। इसीलिए ग्राफ की जो स्लोप रहेगी वो हर मेटल के लिए कांस्टेंट रहने वाली है। इंटरसेप्ट नेगेटिव था इसलिए माइनस से स्टार्ट किया, स्लोप पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की तरफ गए। हो गया ये आपका तीसरा ग्राफ। और अगर अलग अलग मेटल के लिए यही बनाना पड़े तुमको तो भी वही बात है, स्लोप क्यों नहीं बदल रही, क्योंकि एच इंटू सी किसी भी मेटल के लिए नहीं बदलेगा। आपके पास आंसर आ गया बच्चों जैसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो अपने पास आएगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ आएगा। अरे कुछ नया तो बताओ, इतनी चीजों को जोड़ लिया है कि ये सारी चीजें अब बच्चों जैसी लगने लगी हैं, छोटी लगने लगी हैं। कैसे लगने लगी हैं वो देखो, वो समझो। अगर मैं यहां पर कहूं आपसे काइनेटिक एनर्जी, तो आपने कहा ठीक है बाबा जी काइनेटिक एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी को एच न्यू माइनस फाई, ये भी समझ में आ गया। अब आपको ग्राफ बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ये तो मैंने तुमको वैसे ही बता दिया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ईवी के बराबर होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। जब अपने पास क्यूवी जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी, तो अगर मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी को ईवीएस लग दूं तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल को देखो तो ये आ जाएगा एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाई अपॉन ई। कुछ नया नहीं हुआ, सिर्फ एक ही चीज हुई कि ये आपके y एक्सिस पर है, ये आपके x एक्सिस पर है, ये आपकी स्लोप है। अब की बार जो स्लोप होगी वो हो जाएगी h अपॉन ई।
और जो आपके पास वर्क फंक्शन है, यहां पर वर्क फंक्शन की जगह पर आ जाएगा फाई बाय ई। क्यों? क्योंकि आप अब की बार काइनेटिक एनर्जी के साथ नहीं बना रहे, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ बना रहे हो, और यह बन गया आपका ग्राफ। कहानी खत्म। इस बार भी स्लोप कांस्टेंट है, तो हर मेटल के लिए ग्राफ जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। यहां पर ये हो जाएगा अपने पास फाई बाय ई, और ये आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी। मेटल 2 के लिए वर्क फंक्शन ज्यादा है, मेटल 1 के लिए वर्क फंक्शन कम है। खत्म हो गई कहानी। अगली स्टोरी पर आते हैं। अब अगली स्टोरी अपन से ये कहती है कि अब आप मुझे बनाकर दिखाओ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ। अगर तुमने मुझसे सीख लिया है तो वीडियो को अभी पॉज कर डालो और मुझसे पहले इसकी स्लोप निकाल कर बताओ, मजा आ जाना चाहिए। अगर देखें यहां पर तो क्या आ रहा है अपने पास आ रहा है इस केस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला H न्यू को मैं लिख देता हूं C/λ माइनस फाई, क्योंकि न्यू को ही लिख सकते हैं C/λ, और काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे E/Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल HC/λ माइनस फाई। ई को नीचे ले आओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ जाएगा H/HC/E इंटू 1/λ माइनस फाई अपॉन ई। लो इक्वेशन तैयार है। यह आप ले रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल y एक्सिस पर, आप ले रहे हो 1/λ x एक्सिस पर। आपकी स्लोप हो गई अब की बार क्या HC/E। सिर्फ स्लोप बदल रही है दोस्तों, ग्राफ वही का वही है। यह है 7th ग्राफ, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो फिर से आ गया आपके पास फाई बाय ई माइनस का। दैट्स इट। अगर कितनी भी मेटल के लिए बनाओ, आपका ग्राफ जो होगा वो पैरेलल ही बनेंगे, क्योंकि H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, E कांस्टेंट, और वो एक मेटल नहीं, हर मेटल के लिए कांस्टेंट। दैट्स इट। कहानी खत्म, पैसा हजम। आपके 8 के 8 ग्राफ जो हैं अपन लोगों ने बना लिए, और वो सारे ग्राफ जो थे वो सिर्फ एक इक्वेशन पर बेस्ड थे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, y = mx माइनस c। दैट्स इट। कहानी खत्म। आइंस्टीन साहब खत्म। कोई क्वेश्चन यहां से बाहर जाने वाला नहीं है। मैंने आपको बीच में यह भी बता दिया स्लोप क्यों सेम होती है, मैंने आपको वेलोसिटी निकलवाना सिखा दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल सिखा दिया, और अगर टाइम देखोगे आप तो अभी 20 मिनट से भी कम टाइम हुआ है, और ये सारी चीजें खत्म। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं, और अब अपने पास आते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। इसकी प्रॉब्लम थी, सबसे पहली प्रॉब्लम थी इंटेंसिटी प्रॉब्लम। लिखने का तरीका आना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि फेलियर जो लिखते हैं जब तुम इतनी लंबी लंबी कहानियां लिख देते हो ना, कोई पढ़ता नहीं है। तो अपन को ये देखना है। तो इंटेंसिटी प्रॉब्लम क्या है? वो हमसे ये कहता है कि अगर आपने ये वेव थ्योरी क्या बोलता था कि जो आ रही है ना लाइट, उसकी एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी जो है उसकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, मतलब स्क्वायर के। ठीक है। सो अगर अपन यहां पर समझें तो वो ये कहता था अपन से कि इंटेंसिटी जो है ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है उसके एम्पलीट्यूड के, मतलब एनर्जी बढ़ रही है अल्टीमेटली जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है तो। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ। एक इंटेंसिटी ऐसी होगी कि इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं बाहर निकल रहा हूं। मगर हमने ये देखा कि आप चाहे नॉर्मल बल्ब ले लो, चाहे आप लेजर लाइट ले लो, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो, फ्रीक्वेंसी जब तक थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं होती बाहर नहीं निकलते इलेक्ट्रॉन। थैंक्स टू सर लेनार्ड, जिन्होंने इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा, और उस सेटअप से अपन ने ये कंक्लूजन निकाला। जो दूसरा अपने पास पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। उन्होंने ये कहा था अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड टेक प्लेस फॉर ऑल दी फ्रीक्वेंसीज, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, फ्रीक्वेंसी कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर आपकी इंटेंसिटी बढ़ जानी चाहिए। ऐसा भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है उनके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी एनर्जी का कोई लेन देन नहीं था, बट यहां पर है। ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें तो एक जो लास्ट प्रॉब्लम थी वो टाइम डिले। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी वो ये कहते थे कि जो लाइट है ना वो भेदभाव नहीं करती, मतलब कि लाइट जो है वो ये कहती है भैया मैं आऊंगी सब सारे इलेक्ट्रॉनों को दूंगी। मतलब कि सपोज करो सामने 1000 बच्चे हैं और एक बंदा आया उसने 1000 रुपीज दिए, तो सबको एक रुपए मिल गए। अब बाहर जाने के लिए 10 रुपए चाहिए थे, मतलब कि पहले 10 लोग आएंगे, हर बंदा 1000 रुपए के अकॉर्डिंग हर बच्चे को 1 रुपए देगा, उसके बाद हर बच्चे के पास 10 रुपए हो जाएंगे, फिर सारे के सारे भाग जाएंगे। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो एनर्जी आ रही है वो सब में बटेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन को बहुत कम मिलेगी। अगर ऐसा है तो लाइट आने के बहुत देर के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी आएगी। बट हमने ये नोट किया कि जैसे ही लाइट आई वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला। मैंने कहा था ना ईमानदार है फोटॉन, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पॉलिसी।
तो एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया और बाहर चला गया। सो ये जो टाइम डिले की प्रॉब्लम थी, ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग था फेलियर, मगर हमें ये बता दिया गया कि भैया हमने जब प्रूव करा एक्सपेरिमेंट में कि यहां तो कोई टाइम डिले है ही नहीं। अब आते हैं अपन इस चैप्टर के अंतिम पक्ष की तरफ, यानी कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस अपन से क्या कहता है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस साहब भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस था। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी। इन्होंने कहा कि नेचर लव सिमेट्री। जब आप बोलते हो कि ये जो लाइट हमारे ऊपर इंसिडेंट हो रही है, इसके पास पार्टिकल नेचर भी है, इसके पास वेव नेचर भी है, जब ये दोनों नेचर रख सकती है तो क्या पार्टिकल दोनों नेचर नहीं रख सकता? पार्टिकल तो है ही, उससे एसोसिएटेड एक वेव भी होनी चाहिए। ये इनका हाइपोथेसिस कहता है। कितने बढ़िया इंसान थे ना, मतलब बिल्कुल बात बराबरी की करी इन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू डी, ये याद रखना, डी ब्रॉगली ने ये नहीं बोला कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। डी ब्रॉगली ने बोला पार्टिकल के पास भी एक वेव एसोसिएट हो सकती है। पार्टिकल के पक्ष के आदमी थे ये। पार्टी जो थी ना इनकी, वो पार्टिकल वाली पार्टी थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि अ वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, यानी कि मैटर के साथ, जब मैटर मूव करता है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है, मगर पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए और पार्टिकल का मास कम। ऑल्दो हर एक के साथ होता है, मगर वो क्या होता है, डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। डिटेक्ट हम सिर्फ कुछ का ही कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे फास्ट मूविंग पार्टिकल्स का ही कर पाएंगे। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने बस ये बोला कि जो मैटर होते हैं, जो फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मासेस होते हैं, उनसे एसोसिएटेड भी एक वेव होती है, जिसको उन्होंने बोला था मैटर वेव। ठीक, नोट्स में तुमको डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएगी। अब अपन आगे बात करें तो इन्होंने कहा कि जब इसके पास दो नेचर है, तो अगर अकॉर्डिंग टू अपन प्लैंक देखें तो प्लैंक की थ्योरी बोलती है कि जो एनर्जी है अपने पास वो होगी E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, इसके बाद आइंस्टीन साहब ने मास एनर्जी रिलेशन दिया अपन को निकालकर, और वो बोला उन्होंने कि जो मास m है तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी क्या, E इज इक्वल टू mc²। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में, क्योंकि ये बोल रहा है दोनों नेचर है, जब दोनों नेचर है तो किसी भी फॉर्मूले से, वेव वाले से निकालो चाहे मास वाले से निकालो, एनर्जी तो सेम आनी चाहिए। जब एनर्जी सेम आनी चाहिए तो मैंने इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। जैसे इक्वेट किया तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, mc²। अब फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो? फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो c बाय लैम्डा। रखा, c से c कैंसिल, लैम्डा आ गया h अपॉन mc। और ये जो मास इंटू c, मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मोमेंटम। तो ये यहां पर मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट को अपन ने लिख दिया, या वेलोसिटी को लिख दिया मोमेंटम। सो अपने पास फॉर्मूला आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। और ये जो लैम्डा है इसको अपन बोलते हैं मैटर वेव की वेवलेंथ। मैटर वेव क्यों? क्योंकि पार्टिकल से एसोसिएटेड है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है। और वो क्या है, फिर से समझ लो अच्छे से। आइंस्टीन और प्लैंक को इक्वेट कर दिया, mc² को h न्यू से इक्वेट कर दिया, न्यू की वैल्यू रख दी c बाय लैम्डा। आपके सामने डेरिवेशन खत्म, डन डन डनाडन डन। इस चैप्टर से ग्राफ पूछे जा सकते हैं, यहां से कुछ कुछ छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछे क्या जा सकते हैं? पूछे जाएंगे, ये ही पूछे जाएंगे। तो अगर अपन यहां पर देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अब सुनो, हमारे पास फॉर्मूला, अगर मैं आपसे कहूं कि मास ऑफ द पार्टिकल इज m और उसकी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम को तुम क्या लिख सकते हो? मास इंटू वेलोसिटी। अगर तुम मोमेंटम को लिख सकते हो मास इंटू वेलोसिटी, तो यहां पर p की जगह पर लिख दो m इंटू v। एक फॉर्मूला क्लियर हो गया। इसके बाद अगर अपन देखें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा? तो देखो, मोमेंटम अगर मास इंटू वेलोसिटी है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, तो मास का मल्टीप्लाई और मास का डिवाइड करो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है या पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सब बता रहा हूं। ये जो ऊपर आपके लिए अलग से लिखा है इसको याद रखना। अगर रख सकते हो, करके देखना हो तो देख लेना, कुछ नहीं है नया इसके अंदर। मास का मल्टीप्लाई, मास का डिवाइड किया, ये हो जाएगा m² v² अपॉन 2m। 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इधर आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, मोमेंटम का स्क्वायर, ये चीज, और इसको लगा देंगे रूट, तो ये आ जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये तुम्हारे 11th के पुराने वाले पाप हैं।
तो ये सामने आ गए अपने, अपन ने कोई बात नहीं बाबा जी है ना सारे पाप धो देंगे। जैसे अपन जब पवित्र नदी गंगा में जाते हैं, स्नान करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी के दूसरे पाप सॉल्व हो जाते हैं, वैसे ही 11th के पाप जो हैं वो इस तरह के वीडियोस में सॉल्व करवा देंगे बाबा जी, डोंट वरी। तुम बस वीडियो को टाइम पर देखो और डुबकी लगाना आना चाहिए। अगर ये भी नहीं किया तो बाद में अफसोस करोगे कि वो इंसान बोल तो सही रहा था, हम बस उसको फॉलो नहीं कर पाए। वो भी 1 घंटे का टाइम मांगा था उसने हमसे, ज़्यादा तो टाइम भी नहीं मांगा। अब अपन यहां पर देखें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी, ये अपने पास आ गया फॉर्मूला। अगर मुझसे कहा जाए कि नहीं भाई मुझे तो चाहिए है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं अपन Q इंटू वी। पहले लिख के इतनी बार आ चुके हैं कि अब तो देख के भी ये फॉर्मूला ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर का कोई मेंबर हो। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्यू वी रख दो तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √2m क्यू वी। बस ये पोटेंशियल के टर्म्स में है, ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में है, ये वेलोसिटी के टर्म्स में है, ये मोमेंटम के टर्म्स में है। इतना ही तो दिमाग में रखना था और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p प्लैंक और आइंस्टीन को इक्वेट करके आना था। बस अब जैसी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में मैं वैसा करूंगा। और अधिकतर यहां से अपन से जो पूछे गए हैं वो ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रेशो वाले टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी मैं तुमको बताता हूं। बट उसके पहले तुमसे कहूंगा कि इसको दिमाग में बिठा लो। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, मोमेंटम को लिख सकता हूं मास इनटू वेलोसिटी। अगर आगे देखूं तो √2m काइनेटिक एनर्जी, और इसके आगे देखूं तो इसको लिख सकता हूं h अपॉन √2m क्यू वी। तो ये राइम है, अगर राइम पकड़ पाए तो p v e और पोटेंशियल का v, तो ये अपने पास एक राइम में अगर पकड़ ले गए तो ये सारे फॉर्मूले दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगे। अब अपन बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। यहां पर आता है अपने पास ग्राफ। जब भी कोई चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज कम होगी। लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p। अब देखो 4 ग्राफ एक बार में, 8 ग्राफ 2 बार में, खत्म, सारे ग्राफ खत्म। देखो कैसे, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, लैम्डा और मोमेंटम के बीच ग्राफ बनाना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आगे उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लैम्डा वर्सेस वेलोसिटी, तो लैम्डा और वेलोसिटी भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसने बोला लैम्डा वर्सेस काइनेटिक एनर्जी या फिर अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, भैया ये भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर उसने बोला लैम्डा वर्सेस अंडर रूट वी, ये भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कहानी खत्म, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं, खत्म कर दी कहानी, आगे की तो बात ही छोड़ो। इसके बाद अपन से कहा जाएगा भैया हम नहीं मानेंगे, हमें चाहिए ग्राफ लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन पी। पी नहीं है, गलती मत करना, पी नहीं है, 1 अपॉन पी है। तो लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन पी के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, तो देखो ये y एक्सिस पर है, ये पूरा का पूरा 1 अपॉन पी x एक्सिस पर है, तो स्लोप आ जाएगी अपने पास h, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। सो लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन पी का ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, स्लोप आ जाएगी h। इस बार इंटरसेप्ट 0 है, वो सिखाया था ना अभी, +c -c, तो c तो है ही नहीं यहां पे, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो लैम्डा वर्सेस v, 1 अपॉन v का ग्राफ, तो वही क्वेश्चन है सेम, बस अब की बार स्लोप हो जाएगी h अपॉन m, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लैम्डा और 1 अपॉन v तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं आपसे बोलता हूं लैम्डा वर्सेस अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओ, तो वो भी कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, और स्लोप क्या आ जाएगी h अपॉन √2m। अब क्या होगा, अगर उन्होंने बोल दिया a और b 2 ग्राफ है, इसमें से किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है, तो स्लोप किसके बराबर है, h अपॉन √m के। अगर स्लोप h अपॉन √m के बराबर है तो आप ये कह सकते हो क्या कि स्लोप जो है बाबा जी वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी स्लोप ज्यादा उसका मास कम, तो स्लोप ज्यादा a की है तो a का मास कम, b का मास ज्यादा, कहानी खत्म। ऐसे कंपैरिजन भी आए हैं आपके एग्जाम में, ये ग्राफ नहीं है, ये अपने आप में क्वेश्चन है, और इस तरह से इंटीग्रेट करे गए हैं कि आप पढ़ थ्योरी रहे हो मगर कर न्यूमेरिकल रहे हो। आप एक ग्राफ कर रहे हो, आप उसके साथ 4 को एक साथ कर रहे हो, उस ग्राफ के अंदर भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो। सोचो चीजों को कितना छोटा किया जा सकता है और इसके पीछे कितना दिमाग लगा होगा, तब जाकर ये चीजें छोटी हुई हैं। तो तुम कम नहीं पढ़ रहे हो, तुम ज्यादा पढ़ रहे हो, तुम हार्डवर्क कर रहे हो, मगर हार्डवर्क के अंदर स्मार्ट वर्क तुम्हारे बाबा जी तुमसे करवा रहे हैं। अब यहां पर देखो लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन रूट वी का ग्राफ, मतलब कि मुझे अंडर रूट वोल्टेज के साथ ग्राफ बनाना था, तो यहां पर आ जाएगा स्लोप क्या आएगी, जो भी बचा हुआ फॉर्मूले में था,
h अपॉन अंडर रूट 2m3, स्लोप आ गई h अपॉन अंडर रूट 2m3, कहानी खत्म हो गई। ये बन गया एक और स्ट्रेट लाइन वाला अपना ग्राफ। अगर यहां पर दो बना दिए जाते, एक और यहां बना दिया जाता और बोला जाता कि इनमें से किसका चार्ज ज्यादा है, अगर मास सेम है तो अगर मास सेम है, 2 सेम है, h सेम है, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जिसकी स्लोप कम उसका चार्ज ज्यादा, जिसकी स्लोप ज्यादा उसका चार्ज कम। दैट्स इट, कहानी खत्म। ये अपन ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जैसे ही अपन ने यहां पर पढ़ा, अपनी जो ये डुअल नेचर की कहानी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर तुम बाबा जी को सपोर्ट करते हो तो उन सब प्लेटफॉर्म्स पर डालो, इंस्टा पर डालो, हमको उसमें लिंक करो, हमको टैग करो, और फिर देखते हैं अपन कि कैसे इस दुनिया में मार्क्स की प्रॉब्लम बचती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।